दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ़ज़क्किर हुसैन में। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2018 का केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। इससे पहले 46 से 60 तक 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बनाकर अपने अपलोड कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 61 से। एक यौगिक C7H8 निम्न में अभिक्रियाओं से गुजरता है। ये हमारी अभिक्रियाएं हो रही हैं। C7H8 ये टॉल्यूइन है, इसकी क्रिया क्लोरीन से, ब्रोमीन से और जिंक से हो रही है। तो ये हमारा बन रहा है C उत्पाद। तो ये C जो उत्पाद लास्ट में बन रहा है वो क्या है? तो ये क्रिया हो रही है हमारी टॉल्यूइन की क्लोरीन से। ये बनता है बेंजो ट्राइक्लोराइड और फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड से क्रिया हो रही है हमारी ब्रोमीन की। तो फिर ये बनेगा हमारा एम ब्रोमो ट्राइक्लोराइड और उसके बाद एम ब्रोमो ट्राइक्लोराइड की क्रिया हम Zn से कराते हैं, तब ये जो बनता है वो बनेगा हमारा एम ब्रोमोटॉल्यूइन। तो ये उत्पाद बना A और ये बना है हमारा B और ये बना हमारा C। तो ये C उत्पाद है वो एम ब्रोमोटॉल्यूइन है। तो ये C ऑप्शन में है एम ब्रोमोटॉल्यूइन, तो C ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया है हाइड्रोकार्बन A, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसे A से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रोमीन से प्रतिस्थापन द्वारा अभिक्रिया करके एक एल्किल ब्रोमाइड देता है, जो कि बोर्ड्स अभिक्रिया द्वारा गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होता है, जिससे कि 4 से कम कार्बन परमाणु है। तो A क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन CH4, ये अगर हमारा Br यानी Br2 ब्रोमीन से क्रिया करता है तो ये CH3Br ये बनाता हमारा एल्किल ब्रोमाइड बन गया है। अब ये क्रिया करता है एल्किल ब्रोमाइड, इसकी बोर्ड्स अभिक्रिया द्वारा Na शुष्क ईथर से क्रिया कराई जा रही है। तो ये देता है CH3CH3। ये है हमारा गैसीय हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ A पूछा गया है तो A है CH4। तो CH4 में D ऑप्शन में है, तो D ही ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस अणु में बाएं से दाएं के परमाणुओं में sp2 sp2 sp sp संस्करण दर्शाया जाता है? तो यहाँ A B C D में देखते हैं तो ये sp2 संस्करण है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो ये तो नहीं है। हमारा B में देखें CH2 डबल बॉन्ड C है, तो यहाँ भी sp2 संस्करण दर्शाएगा, ये भी sp2 संस्करण दर्शाएगा। यहाँ पर C से ट्रिपल बॉन्ड है CH है, तो ये हमारा sp और sp संस्करण दर्शाता है। तो B ऑप्शन ही हमारा सही है। इसमें हमारे sp2 sp2 sp sp संस्करण दर्शाया गया है। ये है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनाइन सर्वाधिक स्थायी अपेक्षित है? तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें चारों ही ऑप्शन में NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है तथा I प्रभाव प्रदर्शित करता है। कार्बन के धनायन आवेश की दूरी कम होने के साथ साथ यह प्रभाव बढ़ता जाता है, अतः कार्बन धनायन का स्थायित्व भी कम होता जाता है। तो जितनी दूरी हमारी ज़्यादा होगी कार्बन धनायन से उतनी स्थायित्व अधिक होगा। तो इसमें देख रहे हैं इसमें और इसमें दूरी इसके हिसाब से कम है, तो ये ही हमारा जो है अधिक स्थायी है, यानी सर्वाधिक स्थायी होगा। तो A ऑप्शन हमारा सही है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिस्थापकों के -I प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है? यहाँ पर R दिया है OR NR2 NR2, ये हमारे R जो है वो एल्किल समूह है। तो यहाँ देखें NR2 यहाँ पर है OR और F। -I प्रवाह है वो कार्बन परमाणु से संलग्न प्रतिस्थापी -I प्रवाह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो जितनी हमारी N है, O है और F है, इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। जिसकी ज़्यादा होगी उसका ही हमारा जो -I प्रभाव है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ N की जो इलेक्ट्रॉन विद्युतता है 3.0 है
और O की होती है वो 3.5 होती है और F की है वो 4.0। तो इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक हमारी है F की, तो ये सबसे अधिक है इससे, और सबसे कम है वो N की है। तो ये होगी Nr2 इज़ लेस देन OR और लेस देन F। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, इसमें Nr इज़ लेस देन OR लेस देन F, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रोस्नेही है, ये हमारी क्रिया हो रही है। तो ये अभिक्रिया राइमर टाइमन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसमें डाइक्लोरोकार्बिन, ये डी ऑप्शन में दिया गया है, डाइक्लोरोकार्बिन ये हमारा इलेक्ट्रोस्नेही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में है कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों तथा यहाँ तक कि एल्कोहलों से उच्चतर होते हैं। ये किसके कारण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक जो है वो एल्डिहाइडों, कीटोनों यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी उच्चतर होता है, क्योंकि इनका जल के साथ अंतराणविक हाइड्रोजन बंध इस सीमा तक पृथक होता है कि इनके अणु सगुणित अवस्थाएं पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का अधिक संगठन वान डेर वाल्स आकर्षण द्वारा, ये सही नहीं है। कार्बोक्सिलेट आयन बनने से, ये भी नहीं है। अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनने से, ये जो है इनका क्वथनांक अधिक होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। एक यौगिक A है वो C8H10O जो कि NaOI Y की अभिक्रिया NOH से करके बनाया गया है। Y की और NOH की अभिक्रिया करके से अभिक्रिया करके लाक्षणिक बंध वाला पीला अवक्षेप देता है। तो A और Y क्रमशः क्या हैं? यानी यौगिक A क्या है और Y यौगिक क्या है जो NOH से क्रिया करके बनाया जाता है। NaOH I2 से क्रिया करके NaOI बनाता है प्लस NaI प्लस H2O, ये हमारी अभिक्रिया होती है। तो NaOI ये बन रहा है हमारा NaOH और I2 की अभिक्रिया करके, तो ये हमारा Y है। I2 क्या है? Y। तो देखें I2 ये I2 तो सारे ही ऑप्शंस में है, तो A और पता कर लेते हैं। तो Y तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा जो A है वो क्या है? तो ये हम जानते हैं CHCH3, ये है हमारा OH, ये NaOI से क्रिया करके ये देता है CONa, प्लस है, ये माइनस है, और ये डबल बॉन्ड प्लस CHI3, ये हमारा है जो पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ये पीला अवक्षेप आयोडोफार्म का प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा A आया है वो है एसिटोफिनोन और Y आया है वो आयोडीन है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ये है CHCH3OH, ये एसिटोफिनोन है और I2, तो A ऑप्शन हमारा सही है। ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में दिए गए धातु आयनों को कॉलम सेकंड में दिए गए आयनों के चक्रण चुंबकीय गुणों से मिलाइए तथा सही संकेत को निर्दिष्ट कीजिए। तो ये है हमारा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n × n+2, जहाँ n जो है वो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। अब देखते हैं ये जो हमारे धातु आयन हैं इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वही हम n की वैल्यू यहाँ लगा के सारे हम निकाल लेंगे। देखते हैं अब। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये कोबाल्ट धातु आयन है, इस पर +3 चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा Ar3d⁶, यानी इस पर डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्रोमियम में 3d पर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है और
आयरन में 5 इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में और Ni में 8 इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो डी कक्षक में हमने देख ली इलेक्ट्रॉन विन्यास से। तो अब देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो है कोबाल्ट में। तो जानते हैं हम डी कक्षक में 5 उपकक्ष होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें प्रवेश करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे सभी। अब छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर पहले इलेक्ट्रॉन का युग्म बना लेगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 4, इसमें अयुग्मित होंगे 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम n की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें 4 है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 2 3 बनाएंगे तो तीनों अयुग्मित होंगे तो यहाँ 3 होगा। इसमें 5 हैं तो पाँचों ही अयुग्मित होंगे, एक एक करके इसमें प्रवेश करेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होंगे यानी n की वैल्यू 5 होगी। इसमें 8 है तो 5 तो ये हो जाएंगे, छठा यहाँ जाएगा, 7वां ये और 8वां ये आएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। अब n की वैल्यू हमारे पास है, इन n की वैल्यूज़ को हम इस सूत्र में फिट कर दें तो फिर हम देखेंगे कोबाल्ट के लिए म्यू की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 4 है, 4 × 4 + 2 ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 6 24। क्रोमियम के लिए u की वैल्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, n की वैल्यू हमने देख ली 3 है तो 3 3 + 2 5 दिया √15। अब Fe के लिए u की वैल्यू म्यू की वैल्यू आएगी, इसमें 5 हैं इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो 5 + 5 + 2 ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। इसी तरीके से Ni के लिए म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसमें Ni में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2 तो ये हो जाएगा 2 2 + 2 2 2 4 दूनी 8। तो ये हमारी आ गई है। अब इसमें हमें मिलान करना है तो कोबाल्ट की है √24 तो √24 है 4, क्रोमियम की है √15 तो ये हमारा √15 है तो क्रोमियम होगा 5 में √15। Fe की है हमारी √35 तो ये है Fe दूसरे के सामने आएगा और Ni की है √8 तो Ni के सामने √8 आएगा ये। तो देखते हैं आगे ऑप्शंस में किसका किससे मिलान है। ये है हमारा A के सामने 4, B 5 क्रोमियम, C 2 और D Ni 1 तो C ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन डी संक्रमण दर्शाता है तथा साथ ही अनुचुंबकत्व भी है। तो इसमें देख रहे हैं कि अनुचुंबकीय वे संकर यौगिक हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो इन चारों में देखते हैं कि MnO4 जिसपे -2 चार्ज है, इसमें Mn जो है दर्शाएगा वो +6 ऑक्सीकरण संख्या सब दर्शा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होगा वो Ar3D1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में होगा और ये जो है अयुग्मित होगा तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें स्थित है, अतः ये डी संक्रमण दर्शाएगा। और चूंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह अनुचुंबकत्व भी प्रदर्शित करेगा तो डी ऑप्शन हमारा सही है। आयरन कार्बोनिल FeCO5 है तो ये हमारा त्रिकेंद्रक, एकेंद्रक, चतुर्भुज या द्विकेंद्रक है तो ये हमें देखना है। आयरन कार्बोनिल यानी FeCO5 ये जो है वो स्थायी आयन है क्योंकि इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु स्थित है तो ये इस तरीके से प्रदर्शित करेगा, इसमें ये जो है एक नाभिकीय कहलाएगा।
तो यहाँ एक केंद्रक यानी बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है संकुल COCl2 इन 2 यानी द्वारा प्रदर्शित समवायता का प्रकार है। तो वे समस्थानिक जिनमें केंद्रीय धातु या आयन की प्रत्येक परमाणु या लिगेंड विभिन्न स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ज्यामितीय समवायता कहलाती है। चूंकि COCl2 में कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है एवं ज्यामितीय स्फटिक की है, तो ये हमारी ज्यामितीय समवायता कहलाएगी, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 73वां प्रश्न है NiCO का होल 4 संकुल की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण है। तो sp3 संकर्ण युक्त संकर चतुष्फलकीय होते हैं। D कक्षक में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो CO ये क्योंकि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और ये Ni के द्वियुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है, अतः NiCO4 प्रतिचुंबकीय है तथा ज्यामिति जो है इसकी चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति और प्रतिचुंबकीय, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। निम्नलिखित विलयनों को NaOH एवं HCl की भिन्न भिन्न सांद्रताओं एवं आयतनों के मिश्रण से बनाया गया है। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मिश्रण बनाए गए हैं। तो देखते हैं इसमें सवाल क्या है। सवाल है ये, इनमें से किसका pH यानी pH वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इनकी pH वैल्यू निकाल लेते हैं। तो pH वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तुल्यांक निकालेंगे। तुल्यांक जो होगा वो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और ये आ जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा। शेष HCl निकालेंगे तो 2 बचेगा। टोटल इनका 100 है, तो ये हो जाएगा 1/2/100। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। और 55 और 45 ये भी गलत है। तीसरे के निकालते हैं। इसमें HCl के 75 मिलीलीटर में जो मोलटी है वो m/5 है, तो ये आ जाएगा 75 × 1/5। तो 5 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 15। और NaOH का निकालें मिली तुल्यांक, तो ये है हमारा 25 ml और इसकी मोलटी है m/5, तो 1/5 हो जाएगा 555। अब इसमें शेष HCl कितना बचेगा, 5 तो इसमें इस्तेमाल हो गया NaOH के साथ। शेष HCl बचेगा वो 15 - 5, ये आ जाएगा 10 ml। टोटल जो विलयन का आयतन है वो है 75 HCl और 25 NaOH, ये हो जाएगा 100 ml। तो जो परीक्षण मिश्रण है इसमें H+ की मोलरता कितनी होगी, हमारा जो शेष HCl बचा है 10 है और टोटल जो मिलियन का आयतन है वो 100 है, तो 0 कट गया, ये आ जाएगी 1/10। और हम जानते हैं कि pH वैल्यू होती है वो होती है log 1/H+ की मोलरता। तो ये आ जाएगा log, ये है 1/10 H+ की मोलरता, तो log 1/1/10, 10 ऊपर आ जाएंगे तो log 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो pH की वैल्यू 1 के बराबर आ गई है। तो ये 1 के बराबर आई है तीसरा जो मिश्रण है उसकी। तो इसमें देखें ऑप्शंस में तीसरा जो विलयन दिया है वो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण पर आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है। तो आयन की अवक्षेपण क्षमता आयन पर स्थित आवेश के चिन्ह तथा परिणाम दोनों पर निर्भर करती है। तो आयन की स्कंदन क्षमता आयन के आवेश परिमाण एवं आवेश चिन्ह दोनों पर ही निर्भर करती है। इस घटना का वर्णन हार्ट्जी सुलझे द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने 61 से लेकर 75 तक 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। अगला 76वां क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 76 से 90 तक के प्रश्न का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।